हर मिडिल क्लास इंसान लाइफ में एक बार खुद की कमाई से भले ही छोटा सही लेकिन एक घर लेने की कोशिश करता है। और वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। कई बार तो अपनी लाइफ की पूरी कमाई लगा देता है और फिर भी कम पड़ता है तो उसे मजबूरन होम लोन जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। और फिर वो 15-20 साल के लिए होम लोन और उसके इंटरेस्ट उसके विशेष साइकिल में फंस जाता है। अक्सर वो होम लोन पूरा चुका नहीं पाता तो उसे घर की नीलामी का भी सामना करना पड़ता है। घूम फिर के हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इन बढ़ते प्रॉपर्टी रेट्स के पीछे कारण क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज हम इन्हीं कुछ कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दुनिया के बड़े शहरों की, सिंगापुर, न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे शहरों की। यहाँ पर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बड़ी बड़ी स्काई क्रैपर्स बिल्डिंग्स, कई सारी बिल्डिंग्स जो आसमान को छूती हुई नज़र आएंगी आपको। रीज़न क्या है कि हमारे देश में इनकी कमी है? क्या हमारे देश में दिल्ली, मुंबई जैसे शहर नहीं है, या फिर हमारे देश के डेवलपर्स के पास इतना पैसा नहीं है, या फिर ज़मीन की कमी है? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि एक ज़मीन है, ठीक है, अब उसके ऊपर इसके इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से आप कितना स्पेस बना सकते हो। और मान लो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है, उसके ऊपर आप कितनी और फ्लोर स्पेसिंग कर सकते हो। अगर ये फ्लोर स्पेसिंग 1 है तो आप उस प्लॉट के ऊपर 100 स्क्वायर मीटर तक ही फ्लोर स्पेस बना सकते हो। मान लो अगर इससे ज़्यादा है तो फ्लोर स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज़ करा जा सकता है, इसके ऊपर कई सारे फ्लोर्स और बनाकर। और यही मेन कारण है कि यहाँ पर हमारे देश में इन बिल्डिंग्स की कमी है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो FSI को कम रखती है। इसके पीछे मेन कारण ये बताया जाता है कि हमारे देश के बड़े शहरों में आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहाँ पे और ज़्यादा क्राउडनेस बढ़ जाए। जबकि यहाँ पर बिल्डिंग्स को खड़ा करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये क्राउड और बढ़ता है और फ्लोर स्पेस ना होने के कारण ज़मीन के दाम आसमान छू जाते हैं। ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऑफ कोर्स रेट आसमान छूते हैं चीज़ों के। इससे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो न्यूयॉर्क में एक 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो वहाँ के FSI के हिसाब से इसे 1500 स्क्वायर मीटर तक कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन मुंबई के केस में ऐसा नहीं है। मुंबई में इसे ज़्यादा से ज़्यादा 130 स्क्वायर मीटर तक ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये डेवलपर के लिए काफ़ी महंगा सौदा हो जाता है। तो वो वहाँ पर फ्लोरिंग स्पेस जितना भी कन्वर्ट करेगा उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट सरप्लस में रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उसके लिए वो हाई रेंट चार्ज करेगा, या फिर अगर वो वहाँ के अपार्टमेंट या फ्लोर को बेचेगा तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। अब लोग वहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए उनको कोई जगह चाहिए रहने के लिए, तो वो मुँह बोले दाम उनको देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हर जगह यही रेट चलेगा। क्योंकि हर जगह सेम FSI होने की वजह से कोई भी डेवलपर ज़्यादा फ्लोरिंग स्पेस क्रिएट नहीं कर पाता है। तो ये तो एक कारण हो गया। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है, वो है ब्लैक मनी। अब इसको ज़रा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक ब्रोकर ने आपको एक प्लॉट दिखाया। अब उस प्लॉट का प्राइस उसने बताया आपको 1 CR। अब 1 CR तो उस प्लॉट का प्राइस है, बट उसके ऊपर GST और स्टैम्प ड्यूटी लगकर वो टोटल आपको 1.2 CR का पड़ेगा, यानी 20 लाख तक की आपको GST और स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। बट आपको ब्रोकर बोलेगा कि आपको ये 1 करोड़ ही देने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक युक्ति बताएगा, वो आपको कहेगा कि आप मेरे को एक आधा अमाउंट वाइट मनी में दे दो और बाकी ब्लैक में दे देना। अब उसके लिए वो आपको बोलेगा कि आप मेरे को 30 लाख रुपए उसके सर्कल रेट के हिसाब से दे दो, बाकी आप मेरे को ब्लैक में दे देना। अब ये सर्कल रेट क्या होता है? तो ये एक मिनिमम सेलिंग अमाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उस ज़मीन का एक्चुअल रेट पता होता है, तो वो एक सर्कल रेट डिसाइड करती है हर एक प्लॉट के हिसाब से। तो यहाँ पे ब्रोकर आपको कहेगा कि आप इतना अमाउंट मुझे बस
सर्कल रेट के हिसाब से दे दो, बाकी ब्लैक में दे देना। तो होगा ये कि तो अब जो जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी है वो इस 30 लाख पे लगेगा, जो कि लगभग 6 लाख के करीब होगा। तो टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी 36 लाख रुपए की। ठीक है, बाकी का जो पैसा है वो एज अ ब्लैक मनी उस ब्रोकर के पास चला जाएगा। अब ये तो एक तरीके का करप्शन था। इसके अलावा एक और तरीका है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपने बिजनेस स्टेटमेंट्स में गवर्नमेंट के सामने शो किया कि उसे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, ठीक है, जबकि हकीकत में उसे कई सारे प्रॉफिट्स हुए हैं। तो वो सारा पैसा वो बचा लेता है। अब वो एक तरीके का ब्लैक मनी है जो कि उसने सरकार से बचा रखा है। अब बट उससे भी प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो इस ब्रोकर के पास जाएगा और कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करेगा। मान लो वो प्रॉफिट उस समय वो ब्रोकर लगभग 10 प्लॉट्स बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसमें से वो 5 खरीदने की कोशिश करेगा और वो ब्रोकर हर प्लॉट के लिए 1 CR ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। बट अब ये बल्क डील लेने की कोशिश करेगा ये बिजनेसमैन, ठीक है, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मांगेगा। बट ये बल्क डील है तो वो ब्रोकर इसे हाथ से जाने नहीं देगा और अब बेटर प्रॉफिट मार्जिन में वो इसे बुक कर लेगा, ठीक है। अब उसे ये कम दाम में तो बेचना पड़ा, बट उसका जो प्रॉफिट है वो निकल गया, ठीक है। और उस जो बिजनेसमैन है उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, उसके लिए तो ये प्रॉफिटेबल डील है। विन टू विन सिचुएशन है ब्रोकर और बिजनेसमैन दोनों के लिए। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन अब निकल गया है, अब इसकी वजह से वो ब्रोकर ये सोचेगा कि जो प्लॉट्स थे वो तो बड़ी आसानी से बिक गए, तो वो बाकी बचे हुए प्लॉट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल इंसान है जिसकी एवरेज सैलरी है और मिडिल क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ना वो आसमान छूते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है डेवलपमेंटल क्लियरेंसेस। यहाँ पर अंधा करप्शन होता है, क्योंकि कोई भी बिल्डर या डेवलपर अगर कोई भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए क्लियरेंसेस चाहता है तो हमारे देश में उसे क्लियरेंस लेने में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं, जबकि सिंगापुर जैसे जगहों पर ये 4 से 6 महीने का काम होता है। इतने टाइम पे क्लियरेंस मिल जाते हैं और धड़ाम से काम शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे देश में ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और कई सारे क्लियरेंसेस होते हैं, और इतना लंबा प्रोसेस होने की वजह से कई जगहों पर बिल्डर को दौड़ना पड़ता है और वहाँ पे हर जगह उसे घूसखोरी देनी पड़ती है। ये बहुत ही आम सा हो गया है। अब इतने लंबे वक्त में इतना पैसा खर्च करने के बाद जो भी वो डेवलपर काम करेगा या बिल्डर काम करेगा वो हाई प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, और वहाँ पर जो भी फ्लोर या अपार्टमेंट वो बेचेगा बना के उनमें इतना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा कि कोई भी नॉर्मल या फिर एवरेज सैलरी वाला इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब इसमें हो सकता है उस डेवलपर की गलती ना हो, लेकिन जो सिस्टम में करप्शन है ना उसकी वजह से इन प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। तो दोस्तों ये वो कारण है जो मेरी नज़र में आए, मैंने आप सबके साथ शेयर किए। और प्रॉपर्टी क्राइसिस हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। आप लोग अपनी आवाज़ खुद बन सकते हैं, और ये बात अगर गवर्नमेंट तक पहुंची तो आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी। वी हैव टू डू समथिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बोलूँगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।